everyone. Today we are going to start phase equilibrium. Okay. तो फेज इक्विलिब्रियम हमें पढ़ना है. दैट इज़ द स्पेशली पार्ट ऑफ योर बीएससी फाइनल ईयर. ओके. बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक रहेगा ये. और आप सभी अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं. ओके. बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम्स. और फेज इक्विलिब्रियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. इसमें जो बेसिकली आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं वो आपको यहाँ पर डिटेल में ही बता देती हूँ. सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स निकालने आने चाहिए कि नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं. इस पे क्वेश्चन आपका पक्का आएगा. एक नहीं तो दो नहीं तो लेकिन 2 मार्क्स में ज़रूर क्वेश्चन आता है. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है. नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं. जो हमारा वाटर है, वाटर सिस्टम जो हमारा है उसका एक डायग्राम है. फेज इक्विलिब्रियम में एक डायग्राम है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. तो वो वन कंपोनेंट सिस्टम वाटर सिस्टम का पूरी एक्सप्लेनेशन लेता है. पूरे 6 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है. तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एक पैटिंसन प्रोसेस होता है फॉर डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड. सिल्वर होता है आपका, जो सिल्वर होता है सिल्वर के अंदर क्या होता है, लेड की मिक्सिंग होती है. तो डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, हमें लेड से क्या करना है, सिल्वर को अलग करना है. तो उस जो जो सेपरेशन का मेथड होता है पैटिंसन होता है. तो पैटिंसन होता है डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ स्टार्टिंग में. देन उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके बनेंगे यू टेक्टिक सिस्टम पे बनेंगे. यानी यू टेक्टिक एक आपका सिस्टम होता है, वो उस सिस्टम पे भी क्वेश्चंस बनेंगे. तो इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे, ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए. ठीक है. तो अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. टॉपिक का नाम क्या है, फेज इक्विलिब्रियम. ओके. तो यहाँ पर आपको फेज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है कि फेज इक्विलिब्रियम होता क्या है. नाम मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. फेज इक्विलिब्रियम दैट मीन्स फेज क्या होता है, कोई भी एक स्टेट होती, सिंपल वर्ड्स में आप इसको पढ़ सकते हैं. तो ये क्या होती है, एक सिंपल स्टेट होती है. तो फेज को हम क्या बोलेंगे, स्टेट. जैसे हमारी कोई भी स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट हो गई है. ठीक है. कोई भी हमारी लिक्विड स्टेट हो गई है. कोई भी हमारी कौन सी हो सकती है, क्या बच गई, हमारी वेपर स्टेट. तो ये हमारी तीन क्या है, स्टेट्स हो सकती हैं. तो हमारा जो सिस्टम है वो सॉलिड, लिक्विड और वेपर किसी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. तो फेज को हम बोलेंगे स्टेट. तो आप फेज समझ गए हैं फेज क्या होता है. अब इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो. केमिस्ट्री जब से आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की एबीसीडी जब से आप पढ़ रहे हो, तब से आप इक्विलिब्रियम को स्टडी आउट कर रहे हो. तो इक्विलिब्रियम का सीधा सा मीनिंग क्या होता है, जस्ट कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, आपका वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, ये सभी जो वेरिएबल्स होते हैं ये जब आपके कांस्टेंट हो जाते हैं, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, जब आपके ये सारे कांस्टेंट्स हो जाते हैं, आपका सिस्टम जो है ना तो लेफ्ट में जाता है, ना राइट में जाता है, ना तो फॉरवर्ड में जाता है, ना वो बैकवर्ड में जाता है. अगर वो एक ही जगह स्टॉप हो जाता है बीच में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं. तो फेज इक्विलिब्रियम दैट मीन्स आपके जो फेजेस होते हैं, सॉलिड लिक्विड होते हैं, उसके बीच में क्या होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप होगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. दैट इज़ फेज रूल. इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है कि फेज रूल क्या होता है. फेज रूल आपको अच्छे से ध्यान रखना है. फेज रूल जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं. सी होता है माइनस का पी प्लस 2. दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फेज रूल. ये फेज रूल का फॉर्मूला है. ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि थर्मोडायनेमिक फेज रूल को एक्सप्लेन कर लीजिए. ये हेट्रोजेनियस सिस्टम के लिए है. ओके. तो ये वाली चीज़ें भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम वन बाय वन सारे टर्म्स को स्टडी आउट करते हैं कि स्टडी आउट कैसे करेंगे. देखो, सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे फेज़ क्या होता है. आपकी सारी यूनिक टर्म्स पढ़ेंगे हम. सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेज़ क्या होता है. तो फेज़ मैंने आपको अभी बताया है, किसी भी सिस्टम की फिजिकली डिस्टिंक्ट और हेट्रोजीनियस जो एक सिस्टम होता है. जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो आपकी स्टेट होती है, स्टेट को मैंने क्या बोला था अभी, किसी भी स्टेट को ही मैंने क्या बोला, फेज़ बोला था. तो ये आपको अगर ध्यान रहेगा तो आप इजीली इसको रिमाइंड कर सकते हैं अपने दिमाग में. तो जो आपकी होमोजीनियस सिस्टम होता है, होमोजीनियस आपका एक पार्ट होता है, यानी आपका जो सिस्टम है उसमें आपका सब्सटेंस जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. कोई लिक्विड में हो सकता है, कोई वेपर्स में हो सकता है, कोई सॉलिड में हो सकता है. तो आपका जो ये सिस्टम है सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, किसी भी स्टेट में. ये भी एक आपका फेज़ हो गया कि ये वेपर फेज़ हो गया है, ये सॉलिड फेज़ हो गया है और ये वाला लिक्विड. तो इस तरह से आपका सिस्टम जो है उसके अंदर 3 फेज़ प्रेजेंट. उसमें कितने, 3 फेज़ आपके सिस्टम में प्रेजेंट है. लेकिन हमने क्या बात की, फेज़ की. फेज़ हमने बताया था भी क्या होती है, कोई स्टेट होती है. तो इसमें क्या है, 3 स्टेट्स हैं, 3 फेज़ हैं. स्टेट मीन्स यहाँ पर फेज़ ही है. तो आपका जो फेज़ होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. वो क्या होता है, एक होमोजीनियस होमोजीनियस एक स्टेट होती है पूरे सिस्टम की. नहीं, आपका सिस्टम जैसे मान लो वाटर है, वाटर में क्या है, वेपर्स भी हैं, सॉलिड भी है. ठीक है, सॉलिड स्टेट है वाटर के, आइस की फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड भी हो जाएगा, तो वेपर्स भी हो जाएंगे. तो इस तरह से हर एक यहाँ पर डिफरेंट 3 फेजेस हो जाएंगे. तो 3 फेजेस को हम डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे ये 3 फेजेस इसकी होंगी. ठीक है.
तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फेज हम पढ़ रहे हैं कि फेज हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, फेज। तो फेज बेसिकली क्या होता है, एक होमोजीनियस पार्ट होता है हमारे सिस्टम का। क्या होता है, एक होमोजीनियस पार्ट होता है जो फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है। फिजिकली हम देख कर उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं दूसरों से। ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरों से सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है, फिजिकली डिस्टेंट होता है फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ सिस्टम होता है। उसकी एक वेल डिफाइंड क्या होती है, बाउंड्री होती है। उसकी क्या होती है, अपनी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है। तो हर एक फेज की अपनी एक बाउंड्री होती है। फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है, सेपरेबल होता है, वो क्या होता है, एक बाउंड्री से क्या होता है, सेपरेबल होता है। तो उसको हम बोलेंगे फेज बोलेंगे। अभी मैं आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, मतलब आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपकी जो चीज़ें होती हैं वो फेज में आप पढ़ते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, कलर चूज कर लेते हैं, दैट इज रेड ले लेते हैं। ओके, मान लो हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास है। ओके, वाटर हमारे पास है, सॉलिड में होगा। सॉलिड का मीन्स ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, आइस वाली हो जाएगी। और आइस वाला कौन सा फेज है हमारा, तो ये एक फेज हमारे पास ये हो गया सॉलिड वाला। तो सॉलिड वाला हमारा एक फेज हो गया है। वाटर की दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, वेपर वाली भी हमारे पास फॉर्म होती है। तो वेपर कौन सी होगी हमारी, जब वाटर में एग्जिस्ट करेगा तो ये एक अलग फेज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, तो एक ये इसका फेज हो जाता है। तो इस तरह से वाटर जो है वो कितने फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर टोटल यहाँ पर 3 फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड में हो गया, वेपर में हो गया, लिक्विड में। तो वाटर के कितने फेज होते हैं, वाटर के हमारे पास 3 फेज होते हैं। तो इस तरह से आपने समझना है कि फेज होता क्या है। तो 3 फेज सिस्टम हो गया आपका वाटर, ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पर क्लियर हो गया है ये वाली चीज़। ओके, अब देखो हमारा कोई भी जो सिस्टम होता है उसकी क्या होती है, पर्टिकुलर दो स्टेट्स। हमारे मतलब सिस्टम हमारे पास टू टाइप्स का होता है, होमोजेनियस हो गया, एक हमारे पास हेट्रोजेनियस होगा। होमोजेनियस उस सिस्टम को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक ही फेज होता है, यानी वन फेज जिस सिस्टम में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। और जिसमें एक से ज़्यादा फेज हो, यानी मोर देन वन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हमारा सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, होमोजेनियस किस में होता है, जिसमें एक ही फेज होता है, जिस सिस्टम में एक ही फेज प्रेजेंट होता है वो होमोजेनियस होता है। हेट्रोजेनियस जिसमें मोर देन वन फेज आपके प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब देखो जो हमारे पास ये वाली अब हम सेकंड नंबर पे क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट हम पढ़ेंगे। कंपोनेंट क्या होते हैं, तो जब भी आप फेज इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो आपको कंपोनेंट निकालना भी आना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए कंपोनेंट होता क्या है। तो कंपोनेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग स्पीसीज होती हैं। क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग कंस्टिट्यूएंट्स आपके पास होते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग, मैं इसको पूरा लिख रही हूँ, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग क्या होते हैं, आपकी स्पीसीज होती हैं। दैट इज़ ये आपकी क्या होती हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग आपकी स्पीसीज होती हैं, जो अपने आप ही एग्जिस्ट करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं। ठीक है, जिनकी कंसंट्रेशन वेरी करते हैं तो सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। ऐसे केमिकल इंडिपेंडेंट हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ इस कंपोजिशन ऑफ फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड। यानी अगर ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं, यानी आपका कोई भी सब्सटेंस है वो कुछ ना कुछ चीज़ों का बना होता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग स्पीसीज होती है हमारे जो सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। ओके, यानी बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूट की बात हो रही है, बेसिकली किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सोल्यूट की बात हो रही है। सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं, जिसकी टर्म्स में हम फेज की जो कंपोजिशन है, यानी फेज की कंपोजिशन की, आपका जो फेज है किस चीज़ का बना हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली बात यहीं पर रहेगी हमारे कि जो कंपोनेंट होता है वो क्या डिफाइन करता है, जस्ट कंपोजिशन। तो जो आपका कंपोनेंट है, देखो कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट जो होता है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, योर कंपोजिशन। आपके फेज की क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, कंपोजिशन ऑफ फेज। जो आपका फेज होता है वो किस चीज़ का बना हुआ है, यानी आपका जो फेज है सॉलिड लिक्विड जो भी आपकी स्टेट्स होती हैं वो फेज आपका किस चीज़ का बना हुआ है, यानी वो किन पार्टिकल्स का बना हुआ है, किन स्पीसीज का बना हुआ है, उसको कौन डिफाइन करता है, यहाँ पर कंपोनेंट डिफाइन करता है। वन बाय वन हम एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी चीज़ है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, वाटर सिस्टम हमने लिया। अब वाटर सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे वाटर जो है वो एक ही कंपोनेंट का बना हुआ है। आपको पता है कि वाटर की कंपोजिशन क्या होती है, वाटर
H2। दैट मीन्स जो आपका वाटर होता है वो सिर्फ H2 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, तो इन H2 मॉलिक्यूल्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। यानी पूरे जो आपका वाटर होता है, आपका जो पानी होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, H2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन H2 मॉलिक्यूल्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। H2 के अलावा भी आपको कुछ मिलता है क्या वहाँ पर? ऐसी कोई एग्जिस्टिंग भी, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वहाँ पर H पॉजिटिव भी हैं, OH नेगेटिव भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं। H पॉजिटिव जो आपको वाटर में मिलेगा वो क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जस्ट आइंस हैं, एग्जिस्टिंग स्पीसीज नहीं होती हैं, ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। और हमने कहा कि जो स्टेबल अपने आप ही एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है, जो धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स उसे कहते हैं, जिनकी अपनी इंडिविजुअल पहचान है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी न किसी के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये कंपोनेंट नहीं है। तो कंपोनेंट यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ वाटर हुआ, कि जो वाटर है वो हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट क्या है, एक स्पीसीज है। तो पूरा जो वाटर है हमारा किस चीज़ का बना हुआ है, वाटर H2 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कंपोनेंट। तो वाटर किस चीज़ का बना हुआ है, ओनली वन कंपोनेंट, दैट इज वाटर। तो वाटर ओनली एक H2 जो है वो एक कंपोनेंट है। अगर आपका वाटर जो है, वाटर आपका किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, मैंने क्या बोला कि आपका जो वाटर है वो किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आइस, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, लिक्विड लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, सॉलिड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो आपका जो वाटर है किसी फॉर्म में प्रेजेंट हो, सॉलिड में हो चाहे लिक्विड में हो, हमेशा उसकी स्पीसीज क्या रहेगी, H2। इसकी स्पीसीज क्या रहेगी, हमेशा H2, और इसकी स्पीसीज क्या रहेगी, हमेशा H2। दैट मीन्स जो आपके कंपोनेंट है वो सिर्फ सेम रहेगा, वो आपका एक ही रहेगा, दैट इज वाटर। आइस में भी H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और सॉलिड में भी होते हैं। डिफरेंस किस में होता है, स्ट्रक्चर में होता है, और कुछ नहीं है इसमें। तो वाटर जो है हमारा सिर्फ सिर्फ H2 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो इसमें क्या है, कंपोनेंट कितने हुए आपके, ओनली वन कंपोनेंट है, दैट इज योर H2। एक ही स्पीसीज इसमें है, दैट इज योर H2 है, इसमें सिर्फ H2 स्पीसीज है। अब जैसे आपका क्या है, सल्फर सिस्टम है, इसकी हम बात करते हैं। आपका क्या है, अगर आपके पास सल्फर सिस्टम गिवन है तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास सल्फर सिस्टम है तो मैं आपको बता देती हूँ, सल्फर सिस्टम जो होता है वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कितने फेज होते हैं इसके, 4 टोटल फेज होते हैं इसके। कितने फेज होते हैं, 4 टोटल फेज होते हैं इसके, टोटल फेज 4 होते हैं इसके। लेकिन ये जो होता है, आपके जो टोटल 4 फेज है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर जैसे देखो, मोनोक्लिनिक हो गया आपका, ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया आपका। मोनोक्लिनिक सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर राइटिंग देख लेना आप सभी। फिर जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर होता है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, किस में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जो आपका रोम्बिक सल्फर होता है वो फर्दर कन्वर्ट हो सकता है किस में, लिक्विड सल्फर में कन्वर्ट हो सकता है, ओके। फिर जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर है वो वेपर में जा सकता है। मोनोक्लिनिक सल्फर किस में जा सकता है, आपका वेपर में जा सकता है। इस तरह से सारे नहीं आ पा रहे, इस तरह से आपको सबको ध्यान रखना है। मैं आपकी एक सीरीज दिखा देती हूँ, जितने भी आपके सल्फर होते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर हो चाहे आपका रोम्बिक सल्फर हो, वो लिक्विड में जाएगा, वेपर में जाएगा, और वो ये चारों स्टेट्स में जाएगा। मैं सीरीज में आपको दिखा देती हूँ कि कैसे सीरीज में जाते हैं। तो इसके कितने टोटल कितने फेज होते हैं, इसके 4 फेज होते हैं, किसके, सल्फर सिस्टम के, ओके। तो ये वाली बात क्लियर रहनी चाहिए कि जो आपका सल्फर सिस्टम होता है, कौन, सल्फर सिस्टम। तो आपका जो सल्फर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, टोटल 4 फेज होते हैं। उसमें कितने फेज होते हैं, टोटल 4 फेज होते हैं। कंपोनेंट एक ही है, चारों के चारों फेज जो होते हैं आपके किस चीज़ के बने होते हैं, सल्फर के ही बने होते हैं। तो कंपोनेंट इसमें 1 है और फेज इसमें कितने हैं, 4 हैं। वो फेज मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ कैसे सीरीज चलती है। सबसे पहले आपका होगा मोनोक्लिनिक सल्फर। ये मोनोक्लिनिक सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रोम्बिक सल्फर में, ओके। रोम्बिक सल्फर जो है आपका फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका जो लिक्विड सल्फर है वो किस में चला जाएगा, आपका वेपर में चला जाएगा, वेपर में चला जाएगा। वेपर सल्फर है ये आपका लिक्विड सल्फर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो आपके
सल्फर होता है, आपको क्लियर है ये वाली बात कि जो आपका सल्फर सिस्टम होता है उसमें टोटल 4 फेज होते हैं। 4 फेज मैंने दिखाया था, एक मोनोक्लिनिक हो जाएगा फेज, एक रोम्बिक फेज हो जाएगा, देन लिक्विड सल्फर हो जाएगा, वेपर सल्फर। इस तरह से आपके 4 फेज हो जाएंगे। तो कंपोनेंट कितने हैं? एक ही है, दैट इज सल्फर। चारों के चारों फेज आपके सिर्फ सल्फर के बने हुए हैं, कोई अदर स्पीसीज में नहीं है। तो 4 फेज समझ में आएगी। मोनोक्लिनिक फेज हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? रोम्बिक फेज हमारे पास हो गया, ये भी फेज है और ये भी हमारा फेज है लिक्विड वाला। देन वेपर। तो इस तरह से हमारे पास कितने फेज होंगे? 4 हो जाएंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देन 4। इस तरह से हमारे पास टोटल 4 फेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सल्फर सिस्टम जो है 4 फेजेस का बना है, लेकिन इन सब में की कंपोजिशन क्या है? सल्फर है। ओके। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे। टू कंपोनेंट सिस्टम का मीन्स ये होगा कि इसमें जो स्पीसीज रहेंगे आपकी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, यानी एग्जिस्टिंग स्पीसीज कितने रहेंगे आपकी? 2 रहेंगे। तो ये आपका टू कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। 2 कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होगा तो कैसे बनेगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और एक CO2 बनेगा आपका, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको क्लियर है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 2 चीज़ों का बना हुआ है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड का बना हुआ है, लाइम का बना हुआ है, एक CO2 का बना हुआ है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की अपनी एग्जिस्टेंस आपको पता है, लाइम आराम से मिल जाता है, तो ये इसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। तो ये एग्जिस्टिंग स्पीसीज हो गई है आपके पास, ठीक है। तो ये अलग से एक स्पीसीज होगी, ये अपना अलग से एक सॉलिड हो गया। CO2 भी अलग से एक सॉलिड हो गया क्योंकि गैस है और इसकी भी अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। और ये आपका क्या है? सॉलिड है। और जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर जो होता है, वो अपना क्या होता है? सॉलिड है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट 2 चीज़ों का बना हुआ है, इसलिए इसके 2 स्पीसीज होंगे इसके अंदर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में 2 स्पीसीज। जैसे आप सब्जी बनाते हो ना घर पे, सब्जी में क्या होता है कि आप बहुत सारे मसाले डालते हो, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हो, उसमें बहुत सारे स्पाइसेस डालते हो, तो वो सब क्या होती है? सबकी अलग अलग एग्जिस्टेंस है। नमक अलग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसमें हल्दी अलग होती है, जितने भी स्पीसीज के अपने अपने अलग अलग एग्जिस्टेंस, लेकिन बनती क्या है? टोटल सब्जी ही बनती है। तो उस सब्जी में क्या क्या प्रेजेंट है वो बात है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे आपकी एक सब्जी है और उसमें क्या क्या प्रेजेंट? कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड है और CO2 उसमें प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट 2 चीज़ों का बना हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? 2 कंपोनेंट है इसमें। तो इसमें कितने कंपोनेंट आपके? 2 कंपोनेंट्स इतने प्रेजेंट। जो आपकी बुक्स में रहता है फैला रखा है उसको आप आराम से समझ लेना। जो इन्होंने आगे केसेस कंसिडर कर रखे हैं वो सारे खुद के दिमाग से सपोज करके बता रखे हैं इसने कि हमने ये केमिकल कंस्टेंट सपोज किए इंडिपेंडेंटली, ये कंसिडर नहीं किए, ये ऐसे किया, ये वैसे किया। तो इसको आप समझ लेना, ठीक है। लेते हैं हम यहाँ पर एक्वस हमारे पास है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जब यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन लगा दिया है और आगे क्या लिख दिया है? एक्वस लिख दिया। एक्वस का मतलब इसमें क्या है? वाटर भी प्रेजेंट है। और NaCl दैट इज नमक है ये तो हमारे पास। और नमक को जस्ट ये किया है इन्होंने कि एक्वस वाटर ले लिया है, वाटर में इन्होंने क्या डाल दिया है? एक चुटकी सॉल्ट डाल दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया है? एक्वस NaCl सॉल्यूशन बन गया। पानी में आपने सॉल्ट मिला दिया, दैट इज एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो ये आपका एक एक्वस NaCl सॉल्यूशन होगा, नमक का पानी हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि कितने आपके कंपोनेंट्स होंगे। मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका एक्वस सॉल्यूशन उसमें 2 सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। हम अभी भी पढ़ रहे हैं कि जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं, उन्हीं को हम स्पीसीज बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स कितने हैं इसमें? एक तो वाटर हो गया है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है इसकी। साथ में हमारे पास क्या है? NaCl, इसकी अपनी एग्जिस्टेंस है इंडिविजुअल। तो इस तरह से इसमें 2 कंपोनेंट हो, एक वाटर हो गया, एक NaCl हो गया है। NaCl जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं, आपने सब्जी बनाने के लिए जो जो यूज़ किया है, तो वो आपके सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ओके। तो उसी तरह से NaCl का सॉल्यूशन है, यानी नमक का पानी बनाने के लिए आपने जो जो यूज़ किया है, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके कंपोनेंट्स, यानी वाटर हो जाएगा और NaCl, ये आपके क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो इसमें कितने कंपोनेंट आपके? तो इसमें NaCl का जो सॉल्यूशन है इसमें कितने कंपोनेंट हो जाएंगे आपके? 2 हो जाएंगे, ओके। अगर ये कहीं पर भी मेंशन करता है कि हमारे पास क्या है? एक सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन का मीन्स ये होता है कि उसमें सोल्ट जो होता है वो एक्सेस में हो गया है। यहाँ पर सोल्ट क्या हो गया हमारा? एक्सेस में, यानी NaCl हमारा क्या हो गया? एक्सेस में हो गया, यानी वाटर की अमाउंट बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ सॉलिड NaCl हमारे पास बच जाएगा। जब सिर्फ सॉलिड NaCl है तो कितने कॉम्पोनेंट इसमें हो जाएंगे? कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि NaCl हमारा NaCl ही प्रेजेंट होगा। सैचुरेटेड का मीन्स ये होता है कि जब आपका एक्सेस में NaCl हो जाएगा, वाटर हमारा खत्म हो जाएगा, तो सॉलिड उसमें NaCl ही हमारा बचेगा। तो उसमें कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? ओनली 1 कंपोनेंट हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपका बुक का ले रही हूँ। एक लास्ट एग्जांपल आपका बच जाएगा, सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम, उसको आप पढ़ लेना। उसमें टोटल आपके कितने फेज होते हैं? टोटल आपके मेरे ख्याल से 7 फेज होते हैं, 7 या 8 फेज उसके होते हैं। तो आप ध्यान से उनको देख लेना किस तरह से वो फेज एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से उनकी एग्जिस्टेंस है। मैं काउंट कर लेती हूँ
कितने इसमें एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 फेज होते हैं। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा एक, सोडियम सल्फेट वाटर सॉल्यूशन, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका, तो ये वाला सिस्टम आप बुक से पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। तो ये वाला देख लेते हैं हम अभी। सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन हमारे पास है। इस डिसोसिएशन को जैसे हम करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaNH4Cl आपके पास होता है। इसका ब्रेकडाउन किस में होता है, अमोनिया में ब्रेकडाउन होता है और साथ में HCl में ब्रेकडाउन होता है। दोनों ही हमारे क्या है, गैस है। HCl भी हमारे पास यहाँ पर गैस है और अमोनिया भी हमारे पास गैस। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो किसका बना होता है, एक तो अमोनिया का बना होता है, एक हमारे पास HCl गैस का बना होता है। तो दो चीज़ इसमें प्रेजेंट होती हैं, तो इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल टू 2 हो जाएंगे। ये आपको पता चल गया है कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो आपका क्या होता है, सॉलिड होता है, ये एक सॉल्ट होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या निकलेगी उसमें से, अमोनिया गैस निकलेगी उसमें से, और एक HCl गैस निकलेगी। दैट मीन्स ये है कि आपका अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड की जो सब्जी है वो किस चीज़ की बनी हुई है, अमोनिया की और HCl की बनी हुई है। तो इसमें नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग यानी जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्पीसीज होती हैं, वो कितनी आपकी 2 है, अमोनिया और HCl है। ओके